साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं शक्ति के रूप में। एक नारी साहित्य लेखन वो सामने आया है। कविता हमेशा चीजों को इनडायरेक्टली लेके आती है। पोएट्री इज नॉट फॉर मासेस, इट इज फॉर क्लासेस। कि भाई वो कहते हैं कि अली कली ही सौंप बिधो, आगे कौन हवाल। लय तो धूमिल ने भी नहीं तोड़ी, लय मुक्ति बोध ने भी नहीं तोड़ी, तो वो जो तोड़ी बाद के कवियों ने तोड़ी। वाचिक परंपरा कविता में हमेशा से रही है। वो सक्सेसफुल हो सकती हैं जो कैरेक्टर से बहुत ऊंची हो। प्यार को वो मेला नहीं कहते, वो कहते हैं प्यार मेला नहीं है, ये प्रतीक मेले हो गए। दोहा जो है 13-11 मात्रा का छंद और प्राचीन छंद है। आंगन कुटी छवाए। नमस्कार, भारत मेरे साथ YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये है साहित्य धारा का एक और एपिसोड और आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे मेहमान हैं जो बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, जिन्हें हम बुलाते हैं नरेश शांडिल्य जी। हमारे साथ में हैं आज और साहित्य के मंचों में सर का बहुत बहुत नाम है और मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरे स्टूडियो में आए हैं और मैं उनका साक्षात्कार कर रही हूँ। और मैं थोड़ा सा घबराते भी हूँ जब सर कोई टेक्निकल आदमी मेरे सामने हो। तो भारत मेरे साथ पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज और हमारी जो साहित्य की चर्चा है, साहित्य धारा जो है, उसमें हम लोग साहित्य के बारे में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं करते हैं जो आज वर्तमान स्थिति क्या है, पहले की स्थितियां क्या थी। तो आपसे मैं पहला सवाल यही लेना चाहूँगी कि साहित्य की इस समय वर्तमान स्थिति जो है वो क्या है, कैसा आप देखते हैं। साहित्य के मंच पे आप जाते हैं, साहित्य में कितने बदलाव है, पहले का साहित्य कैसे होता था, अभी का साहित्य कैसा है। हिंदी साहित्य को लेके ही मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि क्या बदलाव आपको दिखता है। साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पहले जो साहित्य में खाली किताबों के जरिए हम पढ़ पाते थे या रेडियो और टेलीविज़न के जो दूरदर्शन हुआ करता था पुराना, उसके जरिए हम लोगों के सामने आ पाते थे। लेकिन अब एक सोशल मीडिया है, उसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, तो ब्लॉग राइटिंग है, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की इसमें सामने आई है। पहले हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सीमित रूप में हमारे सामने आती थी। लेकिन एक ये ऐसा चैनल मिला है जिसमें उनकी झिझक खुली है और वो इस माध्यम से, खासकर फेसबुक या ब्लॉग राइटिंग या यूट्यूब चैनल्स, इनके माध्यम से सामने आई। और उनका लेखन जो है एक परिवर्तन के तौर पर हम देखें तो एक नया समानांतर, पुरुषों के समानांतर उनका एक अलग सशक्त लेखन। हाँ, भीड़ में नदी है, नदी में बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें कुछ अस्तरीय लिखने वाले भी होंगे, कुछ दूसरा कचरा टाइप भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक नई शक्ति के रूप में एक नारी साहित्य लेखन वो सामने आया है। इस नाते साहित्य में परिवर्तन दिखता है। और ये भी है कि हम एक आधुनिक बोध के साथ सामने आए हैं। अब पुराना जो एक मैं नहीं मानता कि उसको पुराना कहना चाहिए, वो अपने समय की भाषा, अपने समय का लेखन था। लेकिन ये लेखन थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मुखर होकर सामने आता है। बेशक वो ज्यादा साहित्यिक ना हो, वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि
व्याकरण के शिल्प में, काव्य जो शास्त्र है उसके हिसाब से ना हो, लेकिन एक बहुत ही खुलेपन से वो सामने आता है। तो काल्पनिक, इसमें कल्पना मतलब कितनी है? जैसे क्या है कि पहले क्या होता था कि जैसे हम श्रृंगार लिखते थे उसमें भी कल्पना, इमेजिनेशन ज़्यादा होती थी। तो अभी के लेखन में मैं देखती हूँ जैसे देशभक्ति और वीर रस और ये सब महिलाओं से भी उभरता हुआ आता है। तो कल्पना का स्तर कितना है? कितना काल्पनिक होके लोग लिखते हैं, कितना सत्यता लिखते हैं? नहीं, देखो, कविता तो एक कल्पना का ही संसार है। उसका ज्यादा दिमाग से कोई, दिमाग और दिल का एक संतुलन है काव्य उसमें, और उसमें कहते हैं कि दिल जो है वो ज्यादा पार्ट प्ले करता है। तो वो कहते भी हैं, कोई शेर है कि अक्ल से शायरी नहीं होती, तो उसके लिए दिल चाहिए और भावनाएं चाहिए, संवेदना चाहिए। तो वो संवेदना और भावनाएं तो दिल से संबंधित है। विचार पक्ष जो है, जो दिमाग का काम है, विचार पक्ष कविता में उतना ही शोभा देता है जितना कि उसमें क्या नहीं कहना है वो आता है, और क्या कहना है। मतलब एक सीमा में अगर हम किसी विचार को रोचक ढंग से और एक सीमा में कहें तो कविता में सूट करता है। अगर ज्यादा विचार तत्व को हम थोप देते हैं तो वो नीरस हो जाता है। और यहाँ तो रस तत्व का पूरा कविता में रस के बिना तो कोई मतलब ही नहीं। तो वो तो फिर अगर वो गद्य हो गया, नीरस जैसे गद्य, तो नीरस ही कहते हैं, तो वो तो विचार से ज्यादा संबंधित है। लेकिन कविता में वो जो रोचकता है, जो रसमयता है, जो लयबद्धता है, जो संगीत है, जो कल्पनाशीलता है, वो सब बहुत जरूरी तत्व हैं। और उनके बिना कविता जो है वो असर भी, प्रभाव भी नहीं डालती। और कविता हमेशा चीजों को इनडायरेक्टली लेके आती है। अगर सपाट बयानी है तो सपाट बयानी तो गद्य में है। कविता जो है बहुत ही इनडायरेक्ट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही संश्लिष्ट, जिसको परत दर परत प्याज की तरह चीजें खुलती हैं, गहराई होती है किसी भी चीज में। तो उसको एक दोहा, एक श्लोक, एक कोई भी शेर, एक कुछ भी आता है तो उसको तुम चाहे घंटों तक व्याख्या करते रहो, इतना उसमें तत्व होता है। वो एक कैप्सूल की तरह है, विचारों का एक कैप्सूल है, जो कि जब विस्फोट करता है तो उसमें कई विस्फोट होते हैं। तो कविता इस तरीके की है। कविता को हम बार बार पढ़ सकते हैं, गद्य को नहीं पढ़ सकते। कहानी को हम एक बार पढ़ेंगे, बस एक बार में खुल गई उसकी जो परतें हैं, तो फिर बाद में। लेकिन कविता की परतें जो हैं वो समय समय पर भी खुलती हैं, अलग अलग मूड में खुलती हैं। आप 1 महीने के बाद कविता को पढ़ो, एक ही कविता को, वो दूसरा अर्थ देगी। किसी अलग मूड में पढ़ो तो वो अलग अर्थ देगी। तो वो कविता की शक्ति, मतलब उसमें तत्व जो है कविता में ज्यादा बहुत गहराई भी और ऊंचाई भी। वो एक कैप्सूल की तरह है। जैसे आपने पहले कहा सर, सोशल मीडिया पे जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा कचरा भी होता है, तो आजकल ये पैटर्न है कि जैसे हम बैठ जाते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो हम अपने आप को कवि बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन कविता की एक सीखने की भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर आपके पास भी कोई आता होगा संशोधन के लिए कि आप मेरी कविता को ठीक कर दीजिए, तो एक सीखने की जो प्रक्रिया होती है कि अगर आपको कवि बनना है या साहित्य में एक कवित्री की या कवि के रूप में आना है, तो वो क्या क्या मतलब कर सकते हैं, क्या उसकी सीखने की प्रक्रिया होगी, कैसे उसे पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है, क्या समझना है, क्या अनुभव उसके होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि कविता का जो मार्ग है वो तपस्या का मार्ग है, वो धैर्य का मार्ग है, वो सब्र, उतावलापन नहीं है। कविता आप चाहेंगे आपको रातों रात कोई कवि कहने लगे, रातों रात आप कोई धमाका कर दें, ये कविता का काम नहीं। ये
जो सनसनीखेज तरीके की चीजें हैं वो कविता उसको बर्दाश्त नहीं करती। उसको समय जो है, समय एक बार आप उछाल में आ सकते हैं किसी के सामने एकदम, लेकिन वो आपको थोड़े दिनों बाद खत्म कर देगी चीजें। कविता एक निरंतर एक प्रोसेस है, सीखने का भी और समझने का भी, लिखने का भी। मेरा एक दोहा है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो करो अदब में नाम, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो करो अदब में नाम, इस बिल्डिंग में लिफ्ट का कहो भला क्या काम। तो इसमें लिफ्ट नहीं है कि सीधे आप चले गए और महाकवि बन गए, या कोई ऐसा कुछ आपने सनसनीखेज कर दिया। ये कविता का काम नहीं। कविता तो धीरे धीरे, जैसे कल कल नदी की कल कल के तरह है जिंदगी। एक मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे एक दोहा और मेरे को ध्यान आ रहा है, कविता एक क्रंदन नहीं, चंदन नहीं न आग। ये कोई क्रंदन नहीं है, चीख ऐसा तुम चीखे और रातों रात कवि हो गए। कविता एक क्रंदन नहीं, चंदन नहीं न आग, खट खट भर है ये सखी, जाग सके तो जाग। तो ये तो जगाने का काम करती है, और ये खट खट है, ये आपको सचेत करने की, सजग करने की, एक रास्ता दिखाने का काम करती है। और वो जो मार्गदर्शन का जो काम है वो जो करती है बहुत चुपचाप तरीके से करती है। बहुत उसके लिए कविता मैं समझता हूँ कि हर एक कि वो कप ऑफ टी नहीं है, सबकी कप ऑफ टी। बहुत बढ़िया। वो बहुत ही पोएट्री इज नॉट फॉर मासेस, इट इज फॉर क्लासेस। बहुत कम लोग होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं। ये अति संवेदनशील लोगों की विधा है, जो कि अन्य विधाओं से इसलिए आगे है, इसलिए ऊपर है कि ये जो मार करती है, ये जो आपकी बुद्धि में फंसकर आपको पूछती है, वो दूसरी विधा नहीं पूछ सकती। तो ये इसमें एक ताकत होती है। तो इसको हम ये कोई एक फैशन, नया फैशन आ गया, इस तरीके का नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली चीज है, और समाज को दिशा देने वाली चीज है। कबीर की, जैसे कबीर जो है किसी को भी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे कोई भी है, वो सबको लताड़ने का काम करती है, वो कविता कर सकती है। किसी को पुचकारने का काम कर सकती है, तो भी कविता कर सकती है। कविता में हर तरीके की ताकत है, बशर्ते कि उसको किस तरीके से मंत्रवत, नारे की तरह मंत्रवत, किसी कवि में ऐसी हैसियत है, ऐसा मादा है कि वो शब्दों से अपनी बात को कहने का हुनर जानता हो। आपने एक उदाहरण देखा होगा, राजा जय सिंह थे, वो नई शादी हुई, तो वो उनकी पत्नी जो थी वो कम उम्र की थी, और वो उसी में ही समझ लो मगन हो गए। तो राजकाज पाठ सब छूट गया उनसे। तो जो बिहारी थे वो उनके राजकवि थे, और वो बहुत अच्छे दोहाकार थे। तो जब उनसे जो राजे महाराजे राज दरबार में थे, जो मंत्री शंत्री, उनसे जब वो कोई समझ नहीं रही थी चीज़ें, तो फिर बिहारी के पास आए। वो बिहारी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है, ना तो दरबार में आते हैं, ना कुछ होते हैं, कुछ खबर लेते हैं, और अपने मगन हो गए वो तो शादी के बाद। तो बिहारी उनको एक दोहा लिखकर भेजता। वो जो दोहा है वो उनको जब वो पढ़ते हैं राजा, वो दूसरे दिन दरबार में आ जाते। ये ताकत है कविता की।
कि भाई वो कहते हैं कि अली कली ही सौंप बिंधो, आगे कौन हवाल। अगर कली के, वो तो बहुत छोटी उम्र की थी उनकी पत्नी, तो अभी कली के साथ ही अगर इतना मस्त हो गया तो आगे तो पता नहीं क्या होगा। वो बात उसको चुभ जाती, कटाक्ष की तरह लगती है, और लेकिन बुरा भी नहीं लगता उन्हें। तो वो एक जैसे जगाने का काम है कविता का काम। और वो जो उन दरबारियों के कहने से भी नहीं माने राजा, वो एक दोहा पढ़ के दूसरे दिन दरबार में आ जाते हैं। ये कविता का काम है। तो जैसे साहित्य में कई सारे आंदोलन, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था कि छंदबद्ध कविताएं ही ज़्यादा मशहूर होती थी, जो गाकर सुनाई जाती थी, जिसमें रिदम होता था। फिर निराला जैसे जैसे आते हैं तो छंद मुक्त हो जाते हैं। फिर लेकिन निराला का एक अपना एक जो है वो पैटर्न है लिखने का, वो लगता नहीं है कि छंद मुक्त है, वो रिदम उसमें पूरा है। तो शैली, मंचों पे कौन सी शैली जो है वो ज़्यादा काम आती है? छंदबद्ध लिखना चाहिए, और लिखना भी आपके अनुसार से क्या चाहिए? छंदबद्ध मात्राओं की पूरी वो कैलकुलेशन से ही लिखना चाहिए, या फिर भाव इम्पोर्टेंट है? टेक्निकल कितना होना चाहिए? कोई भी छंद, निराला ने जो छंद को तोड़ा तो वो मुक्त छंद है। वो भी छंद ही है। वो भी छंद है। मतलब उसको मुक्त छंद हम कह देते हैं, वैसे असल में वो लोगों ने बाद में उसको छंद मुक्त कर दिया, है ना। तो जब छंद मुक्त हुआ तो वो उसमें से छंद थोड़ा सा गायब हो गया, तो लोग गद्य को ही कविता समझने लगे। मतलब कोई ऐसी गद्य में कोई बात कह दी कविता नुमा, तो उसको वो कविता समझ लगे, या विचारों की भरमार आ गई कविता। अब आप देखें, धूमिल है, मुक्तिबोध है, और या केदारनाथ सिंह है, या बहुत से कवि। बाद में तो एक बाढ़ आ गई, नामवर सिंह, जब उनके जमाने में, तो कविता वो कविता भी होने लगी। मतलब कुछ भी लिख दो वो कविता के नाम पर, जिसमें कविता नहीं है वो भी कविता है, तो वो भी दौर आया। तो ये सब होता है किसी भी, कोई भी चीज से हम, कई बार होता है कि बोरियत हो जाती है, तो लेकिन हम छंद को तोड़ें तब जब छंद में पहले जाने तो सही छंद को, सीधा ही तोड़े हुए छंद में आ गए हमने कविता की शक्ति को ही नहीं पहचाना, ताकत को ही नहीं पहचाना। छंद में वो ताकत है जो आपको युगों तक कविता को, आपकी कविता को जिंदा रखने की सामर्थ्य रखती है। आपने जो कविता या मुक्त छंद में कविता लिखी, वो एक तो लंबी होती हैं और वो गद्य जैसी होती हैं, उनको ना तो याद किया जा सकता है, ना उनको कोई ऐसी, उसमें बहुत कम कोटेबल चीजें होती हैं उसमें। वो एक किस्म से विचार होता है, एक सूत्र में विचार को पिरो दिया तुमने, छोटी छोटी लाइनें, बड़ी लाइनें, ये है वो, तो कईयों ने उसको खेल ही समझ लिया कि कुछ भी लिख दो तो वो कविता हो गई। ऐसा नहीं है। जो मुक्त छंद है, जो निराला ने कहा, उसमें भी लय थी। तो लय से हम भाग आए, तो वो गलत बात है। वो जो लय थी, वो कहता है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, इतनी बड़ी लाइन, पहले छोटी सी लाइन, वो जो तोड़ा उन्होंने, लेकिन वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, फिर जोड़ दिया उन्होंने, लय से ही जोड़ दिया। और कितनी लय है इसमें, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो वहां भी एक तुक बंदी जिसको बोलते हैं, तुक है, तुकांत है, और लय है। वो निराला ने लय नहीं तोड़ी कविता की, लेकिन आगे आने वाले कवियों ने क्या हो, वो इतनी भी मेहनत नहीं कर पाए, वो उस लय से भी बाहर आ गए। लय तो धूमिल ने भी नहीं तोड़ी, लय मुक्तिबोध ने भी नहीं तोड़ी, तो वो जो तोड़ी बाद के कवियों ने तोड़ी, इसलिए वो बाद के कवि हमारे हिंदी पाठकों से दूर हो गए। वो जो छंद मुक्त कविता है, वो आपको एक तो याद नहीं होती, और उसमें वो प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो विचार की एक सीरीज, जैसे विचारों को एक सीरीज में आप कहे जा रहे हैं,
तो अति बौद्धिकता वो कविता की दुश्मन है। ज्यादा दिमाग कम दिल, यहाँ चाहिए ज्यादा दिल कम दिमाग। समझ गए। मतलब विचार, लेकिन एक विचार को आप उसको सही तरीके से बांधो कविता में। तो पुराने कवियों की कविता आज भी याद है लोगों को। आज भी कितने रहीम के, कबीर के और इनके दोहे याद हैं। आज भी मीरा की भजन आपको याद है। आज भी तुलसीदास के एक गरीब किसान, अनपढ़ किसान, वो भी का बरखा जब कृषि सुखाने, वो भी कह देता है, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वो जो कविता की शक्ति है वो छंद के कारण थी। और छंद से मुक्त नहीं है कविता। मुक्त छंद भी में भी छंद है, वो हमें समझने की जरूरत है। लय ताल, जैसे पूरी सृष्टि लय और ताल में बंधी हुई है, ऐसे ही कविता भी सृष्टि का ही एक प्रतिरूप है जो कि लय और ताल में है। रस बिना लय और ताल के रसों का कोई महत्व नहीं। और रस सिद्धांत कविता का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब उसमें रस ही नहीं है तो नीरस जो भी हो गया वो कविता ही नहीं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर भी मैं कहूँगा कि कविता तत्व उसमें जरूरी होना चाहिए। अगर कई बार होता है कि छंद में हमने लिख दिया, तो अगर उसमें कोई आपको प्रभाव डालने की आपने बात ही नहीं कही, तो वो भी तुकबंदी हो गई। तुकबंदी नहीं है कविता, केवल छंद नहीं है कविता। कविता तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, लेकिन अगर वो छंदबद्ध हो जाती है तो वो सोने पर सुहागा हो, जो कि कविता की सबसे अच्छी एक पहचान है। मतलब छंद और मुक्त छंद दोनों। छंद के महत्व को हम आज भी इस दौर में भी हम नकार नहीं सकते। मतलब छंद होना ही कविता है, कविता की पहली शर्त। ठीक है। तो एक चीज मैं और सर पूछना चाहूंगी, जैसे जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है भक्ति काल से, मतलब ऑनर्स वगैरह में जब हम जाते हैं विश्वविद्यालय में। अब भक्ति काल में एक पैटर्न हम ये पढ़ते हैं, संतों का साहित्य आता है। जैसे तुलसी पढ़ते हैं, सूरदास पढ़ते हैं, मीरा पढ़ते हैं, फिर कबीर पढ़ते हैं। तो बहुत चीज़ें चेंज होती है, भाषा भी, फिर हम लोग भाषा पे आते हैं। तो ये जो लोक भाषा को एक समझने का पैटर्न है, जैसे हम लोग कश्मीर से आते हैं तो हमें अवधी नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमें हिंदी पढ़नी है तो फिर अवधी का कुछ अंश जो है हमें छूना ही पड़ेगा। तो जब नए बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कैसे इस चीज़ को समझे? क्या सिंपल तरीके हो सकते हैं पढ़ने के? क्या जैसे हम लोग पढ़ते थे ना 4 लाइन तो एक साथ समझ में आ जाता था, लेकिन हमारे पास अवधी का कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि अवधी अगर लोक भाषा है तो उसे समझे कैसे। तो आसान तरीके क्या है कि अगर हम भक्ति काल या ऐसी कोई हैवी लिटरेचर पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का और समझने का क्या सबसे ज़्यादा प्रक्रिया कैसी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लोक तत्व है, चाहे वो संगीत में हो चाहे वो पोएट्री में, उसको समझना जितना आसान है, आप बेशक भाषा को ना समझें लेकिन उसके प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं। लोक तत्व में इतनी शक्ति है। कोई भी आप जो महिलाएं हैं, शादी में संगीत होता है, चाहे वो आपके यहाँ उसमें कश्मीरी लोकगीत होंगे, वो औरतें अगर गाती हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, कहीं भी हो, तो वो जो औरतें गा रही होंगी, आप भाषा नहीं समझो, लेकिन आप उसके प्रभाव को ग्रहण कर लोगे। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर जैसे फर्ज करो कि आप 5% 10% भी शब्दों को पकड़ लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस माहौल का गीत है, किस माहौल का गीत है। ये लोक तत्व की शक्ति है। ऐसे ही चाहे अंग्रेजी में भी जो फोक ट्यून्स हैं, जितने भी फोक ट्यून्स हैं, वहाँ के जो आदिवासी म्यूजिक, जैसे
अफ्रीकन जो म्यूजिक है, तो आप ये देखो कि आप थिरकने लग जाओगे उसमें। बिल्कुल, वो उसमें ताकत है, फोक में ताकत है। आप दूसरी चीजों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक एज ए लेमैन बता रहा हूँ, संगीत का मैं ज्ञानी नहीं, लेकिन कविता में मुझे पता है कि कविता में जो लोक तत्व है वो अगर आने लगता है या आप ले आते हैं तो आप में मतलब जो संप्रेषणीयता है उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी उस कविता की। तो ये उसकी फोक ही असल में किसी भी कल्चर को, किसी भी संस्कृति को वो जिंदा रखने में फोक का जितना जितना महत्व है उतना और किसी चीज का नहीं। चाहे वो भाषा का लोक तत्व हो, लोक हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो हमारी वेशभूषा का हो, चाहे किसी भी चीज में अगर लोक आ गया तो वो जो हमारे पुरातन सनातन जो तत्व है उसको सामने लेके आता है। आप देखो कि कश्मीरी ड्रेस में अगर कोई किसी को आप देखते हैं तो आपका की अलग भावना होगी, और उसी कश्मीरी लड़की को आप दूसरी वेस्टर्न ड्रेस में देखते हैं तो वो एक उससे भावना जागृत ही नहीं होगी। एक राजस्थानी महिला को आप देखते हैं जो अपनी पूरे उसमें वेशभूषा में होती है, या हरियाणा की या इवन साउथ की या नॉर्थ ईस्ट की, तो एक अलग भाव उसमें जागृत होता है। एक पुरानी मतलब गहराई में चले जाती हैं, उसमें संस्कृति की जो गहराई है, जड़ें हैं, वहां तक जाते हैं, और वो वेस्टर्न चीज में नहीं है वो प्रभाव, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। वेस्टर्न के लोग होते होंगे उससे प्रभावित, हम नहीं होंगे, हम अपनी चीजों से प्रभावित होंगे। जो हमारा लोक तत्व है वो कविता में भी जहाँ जहाँ भी आया है, जितनी भी ऐसी कविताएं हैं या ऐसे नावल हैं या ऐसे वो हैं जिसमें वहाँ का जो जैसे रेणु है, रेणु जो उपन्यासकार हैं, तो वो अपने जब आंचलिकता फणीश्वरनाथ रेणु वो अपने जो लोक तत्व को लेके आते हैं अपने नॉवेल्स में, अपनी भाषा में, संवादों में, तो वो ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये लोक तत्व की शक्ति है और वो कविता जानती है। कविता में आप कोई भी बीच में कहीं भी कोई लोक ऐसा शब्द उसको पिरो दे अपनी कविता में जो लोक से जुड़ा हो, तो आपको वो वहां की सारी शक्ति को क्या कहते हैं अटैच कर देगा, है ना। कोई ऐसा शब्द भी, आप कश्मीरी हैं तो कश्मीर का कोई पुराना गीत या कोई उसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा या कोई उसको आप नई कविता में ला देंगे तो वो उससे जोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, एक कनेक्ट हो जाता है वो इसमें। और लोक तत्व कभी खत्म नहीं होता, वो बदलता है अपने समय के हिसाब से, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे कल्चर की। अब जैसे आपने उपन्यास की बात की ना, जैसे जिसमें रेणु की बात की, मैं थोड़ा सा प्रेमचंद जी को इसमें थोड़ा सा छूना चाहूंगे। जैसे प्रेमचंद जी जो लिखते थे वो उस काल की बातें हैं, उस काल की समस्याएं हैं, और एक मतलब काल पक्ष में अगर समय के अनुसार देखें तो अधिकतर समस्याएं प्रेमचंद जी की लिखी हुई जो है वो अब सुलझ भी चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रेमचंद जी का जो एक जैसे हम अंग्रेजी में इम्पैक्ट कहते हैं हमारे मस्तिष्क पे है। हम साहित्य पढ़ते हैं तो प्रेमचंद हमारे मस्तिष्क से जाते नहीं हैं। तो क्या वो प्रेमचंद के उपन्यासकार एक बेहतरीन उपन्यासकार वो थे, उनकी भाषा शैली की वजह से ऐसा है, या एक कॉमन कनेक्ट जैसे आपने लोक का कहा, इनका रेणु का है, तो प्रेमचंद जी कैसे कॉमन कनेक्ट होते हैं? क्योंकि वो ज्यादातर अगर प्रेमचंद तो हमारे समझ लो उस समय हमारे लीजेंड्स में से हैं प्रेमचंद। तो जैसे अगर अंग्रेजी साहित्य को अगर जानना हो तो आप अगर चार्ल्स डिकेंस को नहीं पढ़ेंगे, उसका जो ओलिवर ट्विस्ट आप नहीं पढ़ेंगे, तो वो आप वहाँ के कल्चर, उस समय के कल्चर को जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही भारत में अगर
आप बहुत पुराने में जाएं तो आप कालिदास को नहीं पढ़ेंगे, हाँ। तो आप भारत की पुरातनता को जान नहीं पाएंगे। हाँ। अगर आप दूसरे उसमें और आगे आ जाएं तो आप फिर प्रेमचंद को नहीं पढ़ेंगे, तुलसीदास को नहीं पढ़ेंगे, अगर कबीर को नहीं पढ़ेंगे, रहीम को नहीं पढ़ेंगे, मीरा को नहीं पढ़ेंगे, जायसी को नहीं पढ़ेंगे, तो आप वहाँ के उस समय के माहौल को से आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो कोई भी कल्चर है वो अगर जब भी डिगेगी, जब तो उनको संभालेगा कौन? साहित्य। और कौन सा साहित्य? वही पुराना साहित्य। हाँ। पुराना साहित्य से आज अगर इंग्लैंड बर्बाद हो जाए बिल्कुल, तो जो नई जनरेशन होगी, जो नए लोग होंगे जो बनाएंगे इंग्लैंड को, वो फिर उस साहित्य को वहां तक अपने पुराने कवियों तक जाएंगे, तब बनेगा। अगर वो वहां तक नहीं जाएंगे तो वो बना नहीं सकते। वो अगर वर्ड्सवर्थ, कीट्स वगैरह को नहीं जानते या भूल जाएंगे तो वो दोबारा से उस तरीके से नहीं ला सकते। जैसे हम कालिदास को भूल जाएंगे, हम नहीं वो, तो इसे हम मतलब साहित्य जैसे प्रेमचंद को हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन की तरह देख सकते हैं। अरे देखो उस समय हमारी जो जितनी भी, अब कहें कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा देश ही पूरा कृषि पर ही आधारित था। हाँ। गाँव पर आधारित, तो गाँव हमारे पहचान थे भारत में। शहरीकरण तो बाद में हुआ। तो उन्होंने ही कहा कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। तो वो उन्हीं की स्टेटमेंट थी, प्रेमचंद की थी जी। तो उन्होंने वही लिखा ना जो समाज में हो रहा था। वही आज जो उनके जो किरदार थे, होरी, गोबर, वो हामिद, वो थे, वो उनके किरदार थे। तो वो आज भी आप अगर दूर किसी इंटीरियर गांव में चले जाएं तो थोड़े बहुत दर्शन आज भी उनके हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर पूरा शहरीकरण जिस गांव का नहीं हुआ तो आज भी वही किरदार होंगे। तो एक बहुत ही सच्चा और जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शन देने वाला साहित्य उन्होंने लिखा, प्रेमचंद। इसलिए प्रेमचंद का मुकाबला कहाँ है? हाँ। प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं है। वो तो अब उनके बाकी के जितने भी उपन्यासकार हैं, पहले तो उन पे चलते रहे पदचिन्हों पर, तो बाद में जाके जो उनके पदचिन्हों में चलते रहे वो उनका तो नाम इतना नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने रिवोल्यूशन किया, एक क्रांतिकारी फिर लेखन किया, उनका नाम हुआ। तो ये भी है कि किसी को फॉलो करना साहित्यकार का काम नहीं है। वो एक कोई होता है। अब वो प्रेमचंद ने जो कर दिया, तो आप प्रेमचंद की नकल करेंगे तो प्रेमचंद से बड़े नहीं बन सकते। हाँ, तो जब प्रेमचंद तो हमारे सामने है ही, अब प्रेमचंद से आप बड़े नहीं हैं तो आपका नाम नहीं होगा। आप फिर कोई और काम करेंगे तभी नाम होगा। तो इसलिए यह कि मेरा एक दोहा मेरे को ध्यान आ रहा है कि सबसा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख। सबसा दिखना छोड़कर खुद सा दिखना सीख, संभव है सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। तो अपने ऊपर भरोसा रखें साहित्य में और अपने समय को, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण, समय उस समय का जो समाज है उसका दर्पण है, पिछले समाजों का दर्पण नहीं है साहित्य। जो साहित्यकार का काम है, कवि का काम है कि आज जो घट रहा है उसको अपनी भाषा में लिखे। अब वो जो समय की भाषा है वो लिखे। अब तुम अगर आज हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह लिखने लगोगे, उसकी भाषा में लिखने पड़ोगे, तो कौन पहचानेगा आप? आज आप ब्रज भाषा में जाके लिखने लगोगे या अवधि में लिखने लगोगे, कोई आपकी पहचान नहीं होगी। वो तो लिख चुके लोग, कर चुके पहचान। अब तुम्हें अपनी नई भाषा में, नए मुहावरे में, नए सिरे से साहित्य को लिखना है। वो जो लिखेगा नाम उसी का, मतलब नया नवीन हाँ। जो लेखनी है नित्य नूतन होना पड़ेगा, तब जाके
अब एक आपने जैसे शुरू में कहा था कि जैसे हम अब महिलाओं को महिला सशक्तिकरण मंचों पे देखते हैं, मंचों में महिलाएं सक्रिय हो रही हैं, लेकिन हम जब पहले जाए, मैं पहले से ज़रूर कनेक्ट करती हूँ क्योंकि जो आज की पीढ़ी है थोड़ा सा पुराना साहित्य भी हमें थोड़ा सा उस पर बातचीत करके उनको वहाँ ले जाना चाहिए। तो महादेवी वर्मा के बारे में बलदेव वंशी जी से मैं काफ़ी बारी परिचित रह गई भी उनके पास में। मैंने कविता, मैं उनको अपने गुरु के उसमें ही देखती हूँ, गुरु के रूप में। उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक किस्सा सुनाया था महादेवी वर्मा का। वो ये था कि कवि सम्मेलन में जो है वो केवल एक बार गई और उसके बाद वो कभी गई नहीं, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ ऐसा वहाँ पे कि उन्होंने उसके बाद जो है जाना उसको सही नहीं समझा। कहने का मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब ये है कि मंच जो है हर साहित्यकार के लिए आवश्यक नहीं है। अब वो मंचों पे नहीं भी गई तो वो महादेवी बन गई। तो हम इसको कैसे देखते हैं आज के संदर्भ में? क्या वाकई में ऐसा होता है कि मंच आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, या मंचों पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं जिसमें अपने आप को सुरक्षित फील ना करें? क्या आप उस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि अगर आप मंचों पे नहीं भी आ रही हैं, नहीं आ भी पा रही है किसी कारणवश, तब भी आप एक सक्षम कवियत्री बन सकती है? उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है? देखिए, मैंने मंचों पर बहुत कविता पढ़ी। हाँ, मैं तो वही जानती हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मंच पर ये नहीं है कि मैं, और अब मैं मंच पर अपनी इच्छा के अनुसार जाता हूँ। ये अब, पहले तो मैंने हजारों मंच पढ़े, हजारों बार मैं मंचों पर गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पुराने मंच होते थे, जिसमें दिनकर, निराला जैसे कवि, महादेवी वर्मा, मैं नहीं समझता कि वो पहली बार गई होंगी या गई होंगी। हाँ, लेकिन गई, मतलब वो भी, उन्होंने भी मंच पर पढ़ा है। और बहुत से ऐसे बाद में भी नीरज वगैरह हुए, बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। तो मंच एक अलग पैरेलल, कविता का पैरेलल वो है, प्लेटफॉर्म है। वाचिक परंपरा कविता में हमेशा से रही। तुलसीदास जी भी के बारे में कहते हैं कि जब वो लिखते थे, रामचरितमानस जब वो लिख रहे थे, तो वो जितना लिखते थे तो दूसरे तीसरे दिन गांव में जाकर उसका वाचन किया करते थे, और बच्चों को इकट्ठा करके उसको, जिसको आज हम रामलीला के नाम से जानते हैं, तो वो प्ले करवाया करते थे। अच्छा। हाँ, और खुद भी पढ़ते थे। तो वाचिक परंपरा तो तुलसीदास जी के जमाने से रही है, और उससे पहले भी रही होगी। तो और हमारे जो संत, भक्तिकालीन संत थे, इवन कबीर को भी आप देखते हैं, वो अपना जुलाहा थे, बुनते बुनते गाते रहते थे। तो वो भी एक किस्म की वाचक, उनके शिष्य आते थे, सुनते रहते थे, वो भी सत्संग वगैरह करते थे। और ऐसे ही तुलसीदास का मैंने बताई, मीरा मंदिर घुमा करती थी और भजन गाया करती थी। तो वाचिक परंपरा तो हमारे यहाँ सदा से रही है। तो वाचिक परंपरा के नाते वो मंचों पर ही होती है। आजकल उसका रूप बदल गया है, बस वो मंच बनाकर ऐसे बताते। किसी भी प्लेटफॉर्म का कविता को कोई परहेज नहीं है कि कविता वहां नहीं जाएगी या यहाँ नहीं जानी चाहिए। केवल यह है कि आज के जो मंच है कविता के, आज के जो मंच है वो इस कदर मतलब एक तरफा हो गए, जिसको कह सकते हैं कि खाली हास्य के नाम पर, हास्य वो भी चुटकुलेबाजी वो रह गई है। तो ज्यादातर है ना, उसमें एका दुक्का कवि, अच्छे कवि भी आते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर हास्य कवियों ने उसको घेर लिया। तो एक किस्म का गिरोहबंदी हो गई है, जो आयोजक है और वो है कवि। तो वो आयोजक भी इसी स्तर के रह गए, और स्तर एक किस्म से कविता का उन्होंने गिरा दिया। स्तर का गिरा दिया, कविता ही नहीं रही। जो आप चुटकुलेबाजी कर रहे हैं,
तो कविता तो कह ही नहीं रहा, तो स्तर तो अपने आप ही गिरेगा। इससे जो श्रोता है उनका स्तर भी गिर गया समझने का, कविता को, कविता क्या है। ऐसे में लेकिन उससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, केवल यह है कि वो एक, मैं तो समझता हूँ एक टेम्परेरी फेस है, वो खत्म हो जाएगा जब इनकी पोल खुलने लगेगी तो सब खत्म होगा। और कविता फिर भी अपनी जो मैंने उसको तो एक पैरेलल तरीके से, कविता एक तरफ और भी तो चल रही है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं या गोष्ठियों में सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो असली कविता तो रहेगी। उसका रूप बेशक अब मंचों पर जो गलत दिख रहा है उससे भी हम बाहर आएंगे। तो कविता जो है, और जहाँ तक महिलाओं का आपने बात की, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका मतलब होगा कि वहाँ उनको जाना चाहिए या क्या, उनके मतलब, क्या मतलब वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, वातावरण। तो फिलहाल तो मैं अगर बिल्कुल साफ गोई से कहूँ तो वहाँ पे महिलाओं के साथ जो एक किस्म से सलूक होता है, बहुत बोल्ड तरीके से मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी भी नजरों से गुजरा है। तो महिलाएं वहां पर वही सक्सेसफुल हो सकती हैं जो, मतलब अगर वाकई कविता में सक्सेसफुल, मतलब मैं पैसे लेने देने में सक्सेसफुल नहीं, वो तो वहाँ चल ही रहा है, वो सक्सेसफुल हो सकती हैं जो कैरेक्टर से बहुत ऊंची हो और जिनके पास कविता अपनी ही हो, एक तो अपनी हो और ताकतवर कविता हो। वो महिलाएं तो वहां पर उनका मुकाबला कर लेंगी, लेकिन जो थोड़ी भोली भाली महिलाएं, उनको वहां से बचना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत गंद और ये बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से। मैं भी, हम लोग पहले जाते थे तो पहले का फिर भी मतलब जो समय था 2012-13 का, वो फिर भी ठीक था, एक समय था। उसके बाद उस समय संस्कार थे लोगों में, मंच के ये पहले तो मंच पे ऐसे संस्कार थे कि कोई अगर गलत कविता हटा दिया जाता था, करा दिया जाता, सुनाता था तो उसको मंच से उसी समय उतार देते थे और उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता था। आजकल तो बल्कि जो ज्यादा द्व्यर्थी बोलता है, ज्यादा चीजें परोसता है, उनको वो वरीयता देते हैं, उनकी टेस्ट बिगाड़ दिया। तो उसको तो खैर ऐसे कवियों को कवि कहना अपने आप में गाली के समान, उनको कहना ही नहीं चाहिए, वो कवि है ही नहीं। तो लिखने की, जैसे हम लोग लिखने की शैली, तो हम लोग बात कर रहे थे भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। जैसे हमने प्रेमचंद की बात की, प्रेमचंद अपने आप में उन्होंने उपन्यास काफ़ी सारे लिखे, कहानियाँ बहुत सारी लिखी, तो प्रेमचंद हमेशा मतलब जो है हम एवरग्रीन उनको कहेंगे कि वो रहेंगे ही रहेंगे। वैसे ही जब हम आते हैं जयशंकर प्रसाद पे, प्रलय की छाया या ऐसी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, तो जयशंकर प्रसाद कई मेरे तो बहुत पसंदीदा रहे हैं, लेकिन मैं जब लिखते थे तो हम लोगों को बोला जाता था कि लिखते धर्मवीर भारती के, बलदेव वंशी जी के स्टेटमेंट है कि तुम लिखते धर्मवीर भारती की तरह और पसंद तुम्हें जयशंकर प्रसाद है। अब मैंने कहा आप यही देख लीजिए कि मैंने अपने हिसाब से कितना पढ़ा है। तो प्रलय की छाया ये ऐसी कविताएं जो थी, ये जीवन में ना बड़ा अवेयरनेस जैसा झकझोर देती थी आपको अंदर से, आपके इमोशंस को बर्स्ट करती थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रसाद को बहुत बहुत कम पढ़ा जाता है। जयशंकर प्रसाद तो मेरे बहुत ही फेवरेट है ना, मेरे भी है और बहुत कम उम्र में वो उनकी आयु में देहांत हो गया। बिल्कुल। और वो इतने वर्सटाइल, इतने मतलब डायनेमिक कवि थे और इतने मतलब पूरे कंप्लीट साहित्यकार। हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानियां अगर आपने पढ़ी हो तो एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। उनके जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं सारे। बिल्कुल। तो वो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, इवन स्त्रियों को लेके जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल पूरे साहित्य में मैं कहीं पे भी देखती हूँ किसी को। बहुत मतलब पूरा उनका लेखन ही बड़ा पावरफुल। और मैं तो कई बार मेरे को विश्वास नहीं होता कि इतनी कम उम्र में वो इतना
ज्यादा और इतना अच्छा लिख के गए। और उनकी कामायनी का तो जवाब ही नहीं है। तो और उनकी कविताएं जो भी गीत जो हमने पाठ्यक्रमों में पढ़े हैं वो प्लस जो हमने वैसे पढ़ लिए, तो उनका कुछ भी हम पढ़े तो वो एक इतिहासकार के रूप में बड़े अच्छे वो उनके जो भी साहित्य सामने आता है। तो जयशंकर प्रसाद क्योंकि छायावाद के भी वो बहुत बड़े कवि थे। बिल्कुल। तो एक समय तो ये प्रसाद प्रसाद जी, निराला जी और महादेवी और पंत, ये तो चौकड़ी थी छायावाद की। इनके आगे तो कोई टिकता नहीं था। तो इतने बड़े वो थे। आपने बल्देववंशी की बात की, तो बल्देववंशी तो भी मेरे प्रिय कवियों में से। बल्देववंशी से मेरी अच्छी बहुत मुलाकात रही, जबकि आपने देखा होगा तब से रही जबकि यूपीएससी पर अंग्रेजी के विरोध में बहुत बड़ा लंबा धरना चला था 3-4 साल तक। तो उस दौरान हम तो युवा थे, तो उनके साथ हमारी धरनों पर वो भी बैठते थे, हम भी बैठते थे। तो तब से उनसे हमारी मित्रता थी। तो उनकी कई पुस्तकें मेरे को उन्होंने भेंट की थी। कविता बहुत उनकी बहुत प्यारी प्यारी नई, जो जिसको उनका स्टाइल अलग था लिखने का, बहुत अलग था। जो फ्री वर्स में लिखते थे, बहुत अच्छी कविताएं उनकी हैं और बड़े गहरे कवि थे। वो ऐसा नहीं है, विद्वान थे, वो उद्भट विद्वान थे। उन्होंने मेरे पहला जो दोहा संग्रह आया था उसकी भूमिका लिखी 8-10 पेज की। तो मेरे बड़े अच्छे उनसे वो थी। तो लेकिन मतलब प्रसाद जी के बारे में पता नहीं उनकी क्या हो रही होगी, लेकिन प्रसाद जी तो मेरे बहुत अच्छे। लेकिन हम लोग आजकल देखते नहीं है ना कोई, क्योंकि परेशानी है, लिख बहुत लोग रहे हैं लेकिन पढ़ कोई नहीं रहा है। समस्या वहीं से ही आती है। जब तक आप साहित्य पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एक साहित्यकार हो नहीं सकते। मेरा ओपिनियन में तो यही है। साहित्यकार को कोई परिचय पढ़कर थोड़ी जानेंगे, उसके लेखन को पढ़कर ही हम जानेंगे साहित्यकार है क्या। अब बल्देववंशी जी हैं तो बिंब प्रतिबिंब पे मैं आना चाहूंगी कि बिंब प्रतिबिंब जब आप कविता लिखते हैं, एडजेक्टिव्स जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि सीधे सीधे लिख देते हैं कि रात ये थी और ऐसा था, चांद वैसा था। अब बिंब और प्रतिबिंब का जो प्रयोग होता है कविता में, वो कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे करना चाहिए? देखो, अगर आप सायास उसको लाने का प्रयास करेंगे तो कोई ज्यादा प्रभाव डालेगा नहीं। अगर सहजता से बिंबों को आप लेके आएंगे और नए तरीके से लेके, पुराने तरीके से नहीं। अब जैसे अज्ञेय जो थे, अज्ञेय को अगर आपने पढ़ा हो तो अज्ञेय प्रयोगवादी कवि थे। तो वो अपनी प्रेमिका के लिए कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाते सांझ की नबकी अकेली तारिका अब नहीं कहता। तो कितने मतलब, और वो शुरू कहाँ से करते हैं? कलगी बाजरे, अपनी प्रेमिका को बाजरे की कलगी कहते हैं। एक वो जो भुट्टे की जैसे वो होती है, ऐसे वो लंबी सी और बड़ी छरहरी कलगी बाजरे की। वो कह रहे नया प्रतीक लेके आए हैं। कहीं मतलब उनसे पहले किसी ने अपनी प्रेमिका को छरहरी कलगी बाजरे की नहीं कहा। उन्होंने कहा। तो अगर आप, मेरा कहने का मतलब है कि जो पुराने बिंब है ना, वो इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, इतनी बार कहे जा चुके हैं कि जैसे कविता में अज्ञेय ने भी उसी कविता में कहा है कि जैसे किसी बर्तन में जैसे कलई होती है और बार बार उसको मांजने से वो उसकी कलई उतर जाती है और वो भद्दा सा दिखाई देता है। तो ऐसे फिर भद्दे दिखाई देते हैं वो बिंब और प्रतीक, है ना। मतलब जैसे पुराने हो गए। बिल्कुल। प्यार को वो मैला नहीं कहते, वो कहते हैं प्यार मैला नहीं है, ये प्रतीक मैले हो गए। प्रतीक पुराने हो गए, प्रतीक नए लाओ।
नए लाओ। अगर चांद भी कहना है तुम्हें अपनी प्रेमिका को, तो चांद भी ऐसे कहो कि कोई नए तरीके से कहो उसको चांद। मतलब वो कहने का मतलब है नए प्रयोग से डरना नहीं चाहिए कभी उनको। हाँ। और मैंने पहले भी कहा कि नया मुहावरा, नई भाषा, नए बिंब, नए प्रतीक और नए सिरे से हम बात को अगर कहेंगे तो वो एक नया प्रभाव डालेगी। और जब तक कविता में नया आस्वाद नहीं आएगा तब तक अब वो पाठक, वो तो प्रसाद को भी पढ़ चुका है, निराला को पढ़ चुका है, वो पंत को पढ़ चुका है, महादेवी को पढ़ता है, तो वो वैसे ही अगर प्रतीक तुम लाओगे तो वो कहेगा हम तुम्हें क्यों पढ़ लेंगे, निराला को पढ़ लेंगे, हाँ। हम पंत को पढ़ लेंगे। तो नई बात कहने की तुम्हें कुव्वत होनी चाहिए, मादा होनी चाहिए, और प्रयोग से डरना नहीं चाहिए, है ना। जब आप अपने तरीके, जो आपने सोचा है आप कहो ना उसको। बिल्कुल। अभी मैं कहीं अभी 5-7 दिन पहले ही एक दोहा संग्रह का लोकार्पण था। तो उसने, एक कवि ने दोहे में कहा कि भाई जो चांद है वो एक साबुन है, जिसमें मेरी जो प्रेमिका है वो जैसे मान लो उस चांदनी में नहा के आई है। वो साबुन, और नीचे जैसे नदी को उसने चांदनी की नदी कहा, उसको चांद को साबुन कहा, और तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो किसी ने चांद को साबुन कहा है और उसमें प्रेमिका वो नहा के आ रही है, चांद का साबुन मल के और नदी में से निकल रही है, तो एक अलग ही मतलब एक वो है। तो ऐसे अब फिर किसी ने कहा कि चांद साबुन कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा भाई ये तो तुम ऐसे प्रतीकों में अगर तुम वो कविता के प्रतीकों में अगर तुम टीका टिप्पणी करने लगे तो ऐसे तो फिर तो कविता ही खत्म, कविता समझते ही नहीं तुम। कविता क्या है उसके मर्म का पता ही नहीं तुम्हें। कविता में तर्क नहीं है, कविता में तो अगर बिंब बांध दिया और सुंदर बिंब है तो उसी का ही कमाल है। उसमें जैसे कल्पनाशीलता में काहे का तर्क है, क्या तर्क है। आप ख्वाबों में कहीं भी जा सकते हैं, कविता भी तो एक ख्वाब की तरह है। तो आप कितना सुंदर ख्वाब देखते हैं और कितना सुंदर उसको लिख पाते हैं, वो कवि की सामर्थ्य है। तो आपकी कोई कविता मैं सुनना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी कविता है जो आपकी अपनी फेवरेट है, वो अगर आप सुनाना चाहे तो उससे 4 लाइन हमें, जो आपकी अपनी सबसे फेवरेट है, ये आपने पहली बार लिखी हो, पहली बार कोई नया प्रयोग किया हो। जैसे मैं प्रयोग की बात करता हूँ कि बसंत पर मैंने पॉजिटिव कविता भी लिखी। फिर मैंने कहा कि बसंत जैसे होता है कि बसंत को, अब सबके साथ तो बसंत वैसा नहीं है ना, कुछ लोगों के साथ बसंत दूसरे रूप में भी आया होगा। तो जिनके पास बसंत दूसरे रूप में आया तो उसकी कल्पना करके मैंने देखो लिखा है कि पहले एक पॉजिटिव सुनाता हूँ और फिर नेगेटिव सुनाता हूँ। तो पहले मैंने पॉजिटिव जब लिखा कि आया आया बसंत अमृत बरसाने, आया आया बसंत अमृत बरसाने को, केसर की टहनी से सरसों के खेतों में फागुन ने गीत लिखे कोयल के गाने। आया आया बसंत अमृत बरसाने, और फूलों के आंगन में नाचती फिरे तितली, पत्तों में होड़ लगी तालियां बजाने। आया आया बसंत अमृत बरसाने, इस उजले उत्सव में मैला ना रह जाऊं, सोच के उतरा है चांद झील में नहाने को। आया आया बसंत अमृत बरसाने। तो मैंने ऐसे एक लंबा सा गीत। फिर मैंने जो नेगेटिव लिखा है बसंत पे, वो देखो कि ये बसंत कैसा आया है, ये बसंत कैसा आया है, पोर पोर मौसम का चुप है,
कुम्हलाया है, ये बसंत कैसा आया। अब कुम्हलाना, देखो बसंत में कोई चीज कुम्हलाई हुई हो तो एकदम अपोजिट है। ये बसंत कैसा आया है, पोर पोर मौसम का चुप है, कुम्हलाया है, ये बसंत कैसा आया है। कफन ओढ़कर कल कुएं में कूद पड़ी थी मझली सरस, आम सभी बीमार पड़े हैं, कोयल की क्रिया है परस। कफन ओढ़कर कल कुएं में कूद पड़ी थी मझली सरस, आम सभी बीमार पड़े हैं, कोयल की क्रिया है परस। एक कबूतर सुबह गांव से फटी हुई चिट्ठी लाया है, ये बसंत कैसा आया। क्या बात है, ये बसंत कैसा आया। तो आप प्रतीकों को इस्तेमाल करें तो अपने ढंग से अगर सही इस्तेमाल कर देंगे तो कविता प्रभाव डालेगी। और इसमें ये भी है ना कि आपने बसंत ऋतु को पूरा अच्छे से एनालिसिस करके लिखा हुआ है कि ये नुकसान है और ये फायदे हैं। तो हर बार बसंत भी अच्छा नहीं नेगेटिव में लिखना है तो फिर नेगेटिव में के प्रतीक तुम्हें देखने पड़ेंगे, कैसे आप प्रतीकों को उलट सकते हैं। और पॉजिटिव लिखना है तो फिर पॉजिटिव में भी घुसना पड़ेगा कि किस तरीके से उसका सौंदर्य बहुत बढ़ा सकती हैं कहने का। तो मेरे पास आपकी एक किताब भी है जिसका अभी विमोचन हुआ था, तो सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगी, मैं उस दिन आ नहीं पाई, लेकिन सर की किताब है मैं अपनी सोच। तो ये भी आपका दोहे का संग्रह है। हाँ, ये दूसरा संग्रह। और हम लोग आज तक यही सुनते हैं कि दोहा में आपकी एक्सपर्टीज को कोई अभी तक टच नहीं कर पाया। काफी लोग लिखते हैं लेकिन आपको सुनने के लिए मैं भी चाहूँगी कि इसमें से अगर आप कुछ दोहे जो हैं वो हमें सुनाना चाहें तो, और उसके साथ में टेक्निकली मतलब दोहा लिखने का थोड़ी सी प्रक्रिया भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे लिखे जाते हैं। ये किताब है मेरी अपनी सोच, ये आई है श्वेत वर्णा प्रकाशन है, बड़े अच्छे प्रकाशक है, वहां से आई है। दोहा जो है 13-11 मात्रा का छंद और प्राचीन छंद है। भक्ति काल में ये जितना प्रयोग में आया उतना और किसी काल में नहीं आया नहीं। लेकिन फिर बाद में अचानक ये गायब हो गया। हाँ, बहुत समय तक गायब रहा। फिर ये अभी अगर कहें कि 4-5 दशक पहले से फिर दोबारा आया है, बीच में गायब ही रहा। बिल्कुल। तो 5-1 दशक पहले ही आया और 4 दशक पहले मैंने दोहे लिखना शुरू किया। अच्छा। मतलब मुझे भी 40 साल का अनुभव है। लेकिन क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, थोड़ा क्वालिटी में विश्वास रखता हूँ, क्वांटिटी में नहीं, तो इसलिए फिर मेरा ये दूसरा ही संग्रह है। इसमें भी कुछ पुराने भी कुछ दोहे हैं। तो ये मैं बता रहा था कि मात्रिक छंद है 13 और 11 का। तो पहला और तीसरा चरण उसमें 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आखिर में गुरु और लघु आना चाहिए। आखिर में गुरु लघु आना चाहिए दूसरे और चौथे चरण में, और पहले और तीसरे चरण में उल्टा होता है उसका, उसमें लघु और गुरु आता है अंत में। तो ये चारों चरण स्वतंत्र भी हैं, मतलब इसमें यति होती है, रुकना होता है। तो 4 चरण हैं, 2 लाइनें, 2 लाइनों का है, 4 चरण है, 13-11 मात्राएं। हर दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तो कुल मिला के 48 मात्राओं का छंद है। ऊपर वाली लाइन में 24 मात्राएं, नीचे वाली में 24 मात्राएं। लेकिन जितनी सरलता से मैंने बता दिया, इतना सरल ये छंद है नहीं क्योंकि इसको निभाना, इसको साधना
बिल्कुल। वो बहुत मुश्किल है। अब वो जो मैंने कह दिया ना कि इसमें गुरु और लघु आएगा और इधर लघु और गुरु आएगा, उसको ही साधने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे गजल है, गजल में भी बहर होती है, बहरों को साधना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ही ये छंद भी है। लेकिन एक बात में दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि गजल तो एक समझ लो कि इसमें कई शेर होते हैं और एक कोई शेर बहुत ताकतवर भी हो सकता है जो कि दोहे का मुकाबला कर सकता है। वरना गजल और शेर में ये, गजल और दोहे में ये अंतर है कि दोहा अपने आप में कंप्लीट पोएट्री है। अच्छा, कंप्लीट। आपने अगर एक दोहा कह दिया तो वो उस बात कंप्लीट हो गई। लेकिन गजल में क्या है कि गजल में आपको कई चीजें कहनी पड़ती हैं, फिर आप एक गजल बनती है। कोई कोई ऐसा शेर होता है जो बात को पूरी दोहे के अंदाज में पूरी कर देता है। वरना और कई जो शेर अपने आप में पूरे मुकम्मल होते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं। ऐसी दोहा है कि दोहा अगर आपने सही साथ दिया, सही अगर शिल्प के हिसाब से भी, कथ्य के हिसाब से भी, तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। और उसमें आप जैसे ना मारक क्षम कहते हैं, मारक क्षमता होती है इसमें। ये जो नावक के तीर, जैसे एक नावक जो आदिवासियों का एक वो है इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उससे वो तीर चलाते हैं और वो जाके निशाने पर बैठता है और उसका और वो बड़ी सटीक वार करता है और बड़ी तेज वार करता है। तो वो इसमें ताकत होती है कि सागर में गागर की तरह से उसमें। और दोहना, दोहा दोहन से बना, मतलब जैसे विचारों का दोहन कर लो, दोहन करने के बाद फिर उसमें पिरो दो, वो दोहा होता है। खाली तुकबंदी और 13-11 पूरा करने से दोहा नहीं होगा। पूरा उसमें आने से। मैं चलो जो पेज खुल गया वो ठीक है। तब औरों को सीख दे, तब औरों को आंख, पहले खुद को तो समझ, पहले खुद में झांक। वाह। तब औरों को सीख दे, तब औरों को आंख, पहले खुद को तो समझ, पहले खुद में झांक। कुछ ऐसा करके दिखा, दुश्मन भी दें दाद, कुछ ऐसा करके दिखा, दुश्मन भी दें दाद, तुझको तेरे बाद भी करे जमाना याद। वाह। तुझको तेरे बाद भी करे जमाना याद। एक देखिए, अपने पर मैंने एक व्यंग्य किया है जैसे गिनने बैठा एक दिन जब मैं अपने दोष, गिनने बैठा एक दिन जब मैं अपने दोष, आंखें मेरी फट गईं, फुर्र हो गए होश। आंखें मेरी फट गईं, फुर्र हो गए। मतलब इतने मेरे में दोष थे कि मेरी आंखें फट गई और मेरे होश गायब हो गए। वो जैसे कबीर कहता है कि भाई, मतलब जैसे भाषा कबीर वाली है कि वो अपने आप को कोई दोष देना होता है, वो अपने आप को दोष देता है। और जब किसी की प्रशंसा करनी है तो दूसरे फिर अपनी प्रशंसा नहीं करें, दूसरे की भी करें, या दूसरे को दोष पे अगर लताड़ना है तो फिर लताड़े। वो कबीर में जैसे ताकत थी। चलो बीच में जैसे जैसे खुलते रहेंगे। जुगनू बोला चांद से, उलझ नैयो बेकार, जुगनू बोला चांद से, उलझ नैयो बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार। पानी में उतरे चलो हो जाएगी माप, पानी में उतरे चलो हो जाएगी माप, किस मिट्टी के हम बने, किस मिट्टी के आप। फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर।
खूब तपे हम आग में, बहुत बड़ा मैसेज तब आया है। बहुत बड़ा मैसेज है। कोई तो साहित्य है, जितना आदमी तपेगा, जितना डूबेगा, उतना पाएगा, वो वाली बात। ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, ये सोना चांदी हटा मुझे न इनसे तोल, है चुटकी भर प्यार तो ले ले मुझको मोल, है चुटकी भर प्यार तो। पैसा ऐसा है अगर मैं फक्कड़ ही ठीक, पैसा ऐसा है अगर, अब वहाँ डिफाइन नहीं किया मैंने, लेकिन वो डिफाइन अपने आप हो रहा है, पाठकों पर छोड़ दिया। पैसा ऐसा है अगर मैं फक्कड़ ही ठीक, बची रहे इंसानियत बेशक मांगू भीख, बेशक मांगू भीख। और सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर, अरे वाह, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। छोटा हूं तो क्या हुआ, ये दुआ था जिसने मेरे को 40 साल पहले ही पहचान मेरी अच्छा बना दी थी। इस दोहे की एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। जब आशुतोष राणा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उनका विलेन के रूप में, विलेन का संघर्ष फिल्म थी, संघर्ष थी शायद, तो आज से कोई 30 साल पहले की बात। तो उन्होंने ये दोहा सुनाया प्रेस, जब रिपोर्टर उसके बाद आए, बाकी तो सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, और वो उन्होंने कहा कि भाई आपने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी उपलब्धि पाली, तो उन्होंने ये दोहा कोट किया मेरा। छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। तो इस दोहे की तो ये, और इसने फिर मेरी काफी पहचान बन गई, मतलब इसी एक दोहे से फिर मेरे को लोग जानने लगे और बुलाने लगे। जैसे कितने कवि सम्मेलन मैंने इस दोहे, विदेश यात्रा तक 2-3 यात्राएं, विदेश यात्रा दोहों की वजह से ही की। ये सब मेरे को बुलाने के लिए ICCR से मैंने 3 यात्राएं की, कि भाई आपको दोहों के लिए बुला रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि दोहों के लिए बुला रहे हैं, खाली ये नहीं। क्योंकि वो आपने पहले कहा ना कि विधा खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी, तो दोहों में अब 50 साल पहले ये दो विधा दोबारा से आई, वो भी 40 साल से मैं लिख रहा हूँ। तो पहले मेरे से पूर्ववर्ती बहुत कम लोगों ने, मतलब आप समय पे आए, तो मैं समय में आ गया। और फिर मैंने जो अपने तरीके से दोहा लिखा, अपने तरीके से लिखा, तो उनमें से भी जो पहले लिख रहे थे, उनमें से भी एक अलग पहचान मेरी बन गई, इसलिए मतलब लोग जानने लगे। तो एक मतलब फिर तो पता नहीं कितनी कितनी उपाधियां। ये मुझे यही लगता है सर, साहित्य जो हमने पढ़ने की बात करी ना, जो मैं पहले भी कह रहे थे आपको, कि एक बहुत बहुत डिफरेंस होता है जब साहित्य आप पढ़ के लिखे और बिना साहित्य पढ़े लिखे, बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि साहित्य जब आप साहित्य, हिंदी साहित्य में इतना बड़ा कहते हैं ना, मतलब इतना ज्ञान है कि कितने कवियों को हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 साल के आप BA ही करें तो आप कितने कवियों को, MM में तो और ज्यादा ही चीजें अलग, और हिंदी के साथ और दिक्कत है, BA में हिंदी अलग होती है, MM में अलग होती है, 12वीं में अलग होती है। तो हिंदी बड़ी मुश्किल भाषा है, हम लोग जितना सरल इसको समझते हैं ऐसा है नहीं, खासतौर से जब साहित्य हम समझे सरल है, हाँ, लेकिन सरल नहीं है। उसका जो साहित्य है वो उतना ही गहरा है, बहुत गहरा है। उसको
आप जितना डूबते, और किसी भी भाषा में अगर आप परफेक्शन में आ जाते हैं तो आप विश्व की कोई भी भाषा आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको, उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। अब मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। एक आपने जैसे कहा ना कि आपको मंच पे मतलब आप एक सम्मान हम लोग साहित्यकारों का करते ही हैं जब मंच पे आते हैं, तो एक आलोचना भी एक बड़ी चीज़ है कि आलोचना को कैसे लेना चाहिए एक साहित्यकार के रूप में, कि हमें ये अहंकार ना हो कि हम ही अच्छा लिखते हैं। क्योंकि मैं कई सारे कवियों को जब जाती हूँ, मंचों को सुनती हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस कवि को कितना ये है कि मैंने जो लिखा है वही सही है। अब हम लोग एक किसान कवि सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ तो किसान से लोग कवि जो हैं वो भटक गए और आर्मी पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन आत्मविश्वास इतना था कि जो हम तो मंचों पे ऐसा होता होगा, वो एग्रेशन भी चाहिए, लेकिन मैं इसको समझना चाहती हूँ कि सम्मान तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन आलोचना कितनी महत्वपूर्ण है, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। अब देखो, आलोचना को कैसे जानते हैं कि इतना बड़ा एक दोहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। हाँ। तो यहाँ ये कहा गया, हमारे साहित्य में तो आलोचना का, असहमति का बहुत स्वागत किया जाता है और वो आपको निखारने का काम करती है ना। कोई अगर आप कोई बढ़ाई चमचागिरी गाल बजा रहा है, आपके कर रहा है, तो आपको सुधरने का कोई अवसर ही नहीं है ना। आप तो फूले हुए वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब आपको कोई ये कहने वाला हो कि अरे ये तुम्हारी कमीज बाहर निकल रही है, इसको अंदर करो, ये क्या है, ये बटन कहाँ लगा लिया, एक नीचे एक ऊपर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, और सुनने की भी बर्दाश्त होनी चाहिए। तो वो है आलोचना, जो है आलोचना आपको निखारती है। आलोचना के बिना आप निखरेंगे ही नहीं। तो आलोचक को तो आप समझ लो, वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा एक किस्म से मार्गदर्शक है। उसको तो तुम ढूंढो अगर नहीं है कि कोई आलोचक मिल जाए। जहां तक आलोचना की बात, मैंने भी एक दोहे में भी कहा कि तू ही एक शेर है, ऐसा वहम न पाल। बस तू ही एक शेर है, ऐसा वहम न पाल, सवा शेर भी है यहाँ, खुद को जरा संभाल। सवा शेर भी है। तो आदमी को निर्मम तरीके से अपनी खुद की भी आलोचना करनी चाहिए और अपनी औकात पता होनी चाहिए। कि मैं ये कितना, नहीं है कि कितना मतलब अपनी सीमाओं में रहकर लिखना चाहिए। लेकिन फिर भी आलोचक अगर आपकी आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए कर रहा है तो उससे बचो। तो एक बहुत छोटी सी अंत में मैं कविता सुनाऊंगा कि बस 5-6 लाइन की कविता है, उससे मैं जी सर। उसका शीर्षक ही है आलोचक। उस कविता का उसने मेरे पसीने को पानी का, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे खून को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे खून को पानी कहा, मैं चुप रहा। लेकिन जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा, अरे वाह। लेकिन जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा तो मैं चुप नहीं रहा। मैं चुप नहीं रहा। अपने कसे हुए, अपनी भिची हुई गुठलियों
और कसे हुए दांतों के साथ मुस्कुराया बुढ़ा और चल दिया आगे। वाह, क्या बात है। तो इसी के साथ हम लोग साहित्य धारा का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था सर के साथ बैठ के कि मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। मुझे तो पूरा लग रहा था साहित्य की कि हमारी हम लोग जब वो बैचलर्स में थे तो वो क्लासेस पूरी चल रही है। तो मैं शो का एंड करना चाहूँगी और बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि ये एपिसोड ख़ास तौर से आप सभी लोग देखिए, जो लोग साहित्य की दुनिया में जाना चाहते हैं। मंच से लेकर साहित्य की तकनीकी बातों से लेकर साहित्य की हर विधा इस साक्षात्कार में हमने कवर करने की कोशिश की और सर ने बहुत अच्छे उत्तरों के साथ हमें बिल्कुल स्वागत किया हमारा भी, कि हमारे सवालों का भी, मेरे सवाल थोड़े से वैसे रहते हैं आपको पता ही है, तो मैं प्रयास करती हूँ। बहुत ही मैं खुद ही, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब पूछा था सुरभि से कि मेरे को क्या क्या कुछ प्रश्न बता दो कुछ, तो इन्होंने कहा हम तो वहीं पूछते हैं। तो मैंने कहा अब मजा आएगा। चलिए, तो इसी के साथ एपिसोड अंत करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए साहित्य धारा की ये सीरीज और भारत मेरे साथ चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर आने के लिए।